Hi guys, welcome again to Superior Classes. I am Jay वाली. क्लास 10 फिजिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी और ये है इलेक्ट्रिसिटी का 5th लेक्चर. इसमें हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की. ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने जिस चीज़ का रेफरेंस लिया था वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. क्लियर? जिसमें हम बात ये कर रहे थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जहां पर भी प्लेस्ड है, न्यूटन सर ने बताया था कि इस यूनिवर्स के हर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक, जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है. और अगर मैं कहूं तो ये हमारा अर्थ एक बॉडी हुआ और दूसरा हमारा ये मार्कर. अब इस मार्कर का जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के सेंटर की तरफ अटैक कर रही हैं. और अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ मूव कर जाएगी. लेकिन इसके अलावा मैं इसके साथ एक चीज और कर सकता हूं कि इसको किसी हाइट पर लेके जाऊं इस तरह से. तो इस यहाँ से इस लोअर पोजीशन से मैं इसको एक हायर पोजीशन पर, हायर एल्टीट्यूड पर लेकर के जा रहा हूँ. तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कुछ वर्क किया जाएगा. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी उसके अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा. और ये जो अगेंस्ट में वर्क किया जाता है, हमने पढ़ा है कि एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है. ठीक, मास के साथ एसोसिएट करके. हाँ, बात सही है. अब जब मैंने इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया तो इस पे कुछ वर्क परफॉर्म किया. यही वर्क जो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किया है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. और ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? क्योंकि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और अब जैसे ही इसको रिलीज किया जाएगा तो ये अपने उस पोजीशन की तरफ जाएगा जहां पर ये स्टेबल हो, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ मूव करना चाहेगा. क्लियर है? तो हर एक चीज की अपनी एक स्टेबल पोजीशन होती है जिस तरफ वो जाना चाहता है. जैसे अगर मैं फायर एक कैंडल को जलाऊं और कैंडल को जलाने के बाद आप देखेंगे कि उसका जो फायर होता है, उसका जो फ्लेम होता है, वो ऊपर की तरफ जाना चाहता है. ठीक, ऊपर की तरफ जाना चाहता है. इस तरह से जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में मूव करती हैं. इस तरह से अगर एक बॉल को थ्रो किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड में आकर के मोशन अंडर ग्रेविटी करता है और नीचे आने की कोशिश करता है और नीचे आ जाता है. तो हर चीज की स्टेबिलिटी होती है. जैसे कि हमारे घरों पे सिंटेक्स रखा हुआ होता है और वाटर सप्लाई पूरे बिल्डिंग में इजीली हो पाता है. क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है उन वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास. ये सारी बातें हमने की थी. और हमने देखा था बीकर्स को, जिन बीकर्स में सेम हाइट तक वाटर को फिल किया था, तो इनमें इनको ज्वाइन कर देने पर भी वाटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा था. ठीक, मूवमेंट नहीं हो रहा था, फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो रहा था. इस तरह से जब फिर से एक बार ड्रा कर ले, एक बीकर सर हमारा ये है और एक बीकर ये है. दोनों ही बीकर्स में कोई लिक्विड फिल्ड है. सपोज कीजिए कि इस हाइट तक, और दोनों में हाइट क्या है सर? सेम है. अब अगर मैं इन दोनों बीकर्स को किसी पाइप के थ्रू ज्वाइन कर दूं तो इनमें लिक्विड का कोई फ्लो नहीं होने वाला है. क्यों? क्योंकि जितना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर वाटर का, उतना यहाँ पर. जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उतना फोर्स इसके ऊपर. कोई ट्रांसफर ऑफ वाटर नहीं होने वाला है. लेकिन अगर
किसी एक बीकर में वाटर का लेवल या लिक्विड का लेवल इंक्रीज कर दिया जाए तो ये वाटर का फ्लो हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड होगा, यहाँ से यहाँ की तरफ वाटर फ्लो होने लगेगा। और जब ये वाटर का फ्लो होगा कब तक होगा, जब तक इनके एल्टीट्यूड सेम ना हो जाए, दोनों ही बीकर्स में वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए, तब तक वाटर का फ्लो होता रहेगा। यही होता है कि एक हाइट पर सिंटेक्स को रखा गया, उसको पाइप से ला करके नीचे ज्वाइन कर दिया गया टैप में, और टैप का लेवल बहुत ही डाउन है। जब टैप ऑन करते हैं तो वाटर वहां से फ्लो होता है वाटर का लेवल मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक। और अगर वाटर का लेवल बैलेंस कर ले जाएगा तो फिर वाटर का फ्लो रुक जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने उसको इतना नीचे ला करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि वाटर का लेवल बैलेंस करेगा ही नहीं और वहां से वाटर का फ्लो होता रहेगा। ये उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई सर? हमने जेट पंप लगा करके, सबमर्सिबल लगा करके हमने वाटर को वहां तक धक्का दे करके, पुश कर करके, पंप करके पहुंचाया है। तो जो ये वर्क हुआ था, यही वर्क डन वहां पर एज एन एनर्जी सेव हो गया। सर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जो बात थी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात थी, ये डिफरेंस इनके बीच में हो गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर। तो ये इनके अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस। तो सर क्या चार्जेस भी ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करते हैं? क्या ये चार्जेस भी उसी तरह मूव करते हैं जैसा कि वाटर फ्लो हो रहा है, जैसा कि लिक्विड्स फ्लो करते हैं? नहीं, वो भी पोटेंशियल के डायरेक्शन में मूव करते हैं, नो डाउट, बट ऐसे नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में नहीं, उसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। और हमने जरा सी बात की थी, क्या चले ये बीकर बना हुआ है, पाइप को रिमूव कर दे रहे हैं, पाइप को हमने रिमूव कर दिया, दो बीकर्स हैं, दोनों में कुछ केमिकल्स फील्ड है, कुछ केमिकल्स फील्ड है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर करवाए गए, ऐसे केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर करवाए गए कि यहाँ इस बीकर के अंदर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। कौन से चार्जेस? नेगेटिव चार्जेस। अब नेगेटिव चार्जेस का मतलब क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन्स कहीं से यहाँ पर आ गए हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, बाहर के सिस्टम मिला करके हुआ होगा, जैसे भी हुआ होगा, प्रोटॉन्स तो इस पे जो थे, पॉजिटिव चार्जेस जो थे वो हैं, अब भी हैं, बट बाहर से नेगेटिव चार्जेस इस पे आ गए। ठीक दूसरी तरफ बीकर है हमारे पास, और इस बीकर में मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई तो नेट चार्ज यहाँ पर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो मैं कहूँगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की डिफिशियंसी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। ठीक, इतनी चीजें हमने मान ली। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से, कौन सी रिएक्शन, कैसा केमिकल रिएक्शन, कौन सा कई केमिकल इसके अंदर फील्ड अप है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। अब हमने बताया था चार्जेस की टेंडेंसी होती है कि अगर दो बॉडीज हैं, एक पे कोई चार्ज है, दूसरे पर कोई चार्ज है या चार्ज नहीं है, अगर वो कंडक्ट कर सकते हैं तो जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो चार्ज का डेंसिटी सेम करना चाहेंगे। ये चाहेंगे अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज चला जाए और दोनों पर चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये चाहेगा कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज चला जाए और चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए। तो अगर ये दोनों कंडक्टर हैं, दोनों सेम शेप एंड साइज के हैं, तो इनको टच करने पर कंडक्ट करके सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस दोनों पर आ जाएंगे। अच्छा, अगर ये सेम शेप एंड साइज के नहीं है तो चार्जेस का अमाउंट तो सेम नहीं होगा, बट चार्ज डेंसिटी सेम होगा। ये नेचर है, ये बिहेवियर है चार्ज का कि वो मूव कर करके हर जगह पर एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और एक कंडक्टर मतलब एक ऐसा वायर जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जो चार्जेस को कंडक्ट कर सकता हो, जो चार्जेस को कंडक्ट कर सकता हो। एक कंडक्टर के थ्रू अगर मैंने कंडक्टर को इसमें डिप किया, ठीक,
और कंडक्टर को इसमें डिप करने के बाद इसमें डिप कर दिया, तो यहाँ इस जगह से जहां पर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा है, यहाँ जहां पर पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट करने पर इनके अंदर चार्जेस के ट्रांसफर होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस है सर, नेट चार्जेस का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो होगा क्या? होगा ये, दरअसल होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं जिन्हें मैं इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ, क्योंकि इस कंडक्टर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा था, और यहाँ से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर जाने लग जाएंगे, ठीक। और इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो एक्सेस में है वो सेम अमाउंट में आएगा, प्रोटॉन के आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंसी है वो बैलेंस करेगा जाकर के, और दोनों न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे, ठीक। सेम अमाउंट में चार्जेस दोनों पर होने की कोशिश करेगा। ऐसे में अगर मैं यहाँ पर कोई बल्ब लगा दूं तो वो बल्ब क्या करेगा सर, ये बल्ब इस तरह से ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। क्या सर ये कौन सा साइन है? अभी सारे साइंस आज हम सीख लेंगे, ठीक। ये बल्ब क्या होगा? ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। क्यों ग्लो करने लग जाएगा? क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज के रेट को हम करंट कहते हैं, और करंट का फ्लो हो रहा है तो बल्ब ग्लो करेगा। ये अलग बात है, यहाँ पर आप 100 वॉट का बल्ब लगा देंगे तो इसको ग्लो नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए मैं यहाँ अगर बल्ब की जगह पर एमीटर यूज करूँ जो करंट की अमाउंट को मेजर करता है, एमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, मतलब कि करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक। ये था हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में बात करूं तो जहां पर सपोज कीजिए अभी पहले दोनों न्यूट्रल हैं, अच्छा कब तक करंट का फ्लो होता रहेगा? करंट का फ्लो तब तक होता रहेगा जब दोनों पर चार्ज डेंसिटी इक्वल ना हो जाए। पहले तेजी के साथ करंट का फ्लो होगा, फिर जब चार्ज डेंसिटी इक्वल के करीब में आ जाएगी तो चार्ज का फ्लो कम होने लग जाएगा, और इस तरह से चार्जेस के फ्लो होंगे, चार्ज करंट का फ्लो होगा, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक। अब मैं इस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो है आने वाले कुछ शॉर्ट्स में लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, इन सब पे एक एक करके हम लेकर के आने वाले हैं क्या, शॉर्ट्स एक्सपेरिमेंट। तो आप उस पे भी ज्वाइन रहिए, उससे भी जुड़े रहिए, ठीक। अब सर थोड़ा सा वापस आते हैं, ठीक, वापस आते हैं। मान लीजिए पहले तो इस पे इफिशियंसी और उस पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ला रहे होंगे, ठीक। अब यहाँ पर ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को कैरी किया गया होगा। मान लीजिए ऐसे ही था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल निकाल करके यहाँ भर दिए गए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेकर के आया गया होगा। अच्छा हम थोड़ा सा उल्टा बोल रहे हैं अभी, ऐसे ही समझिए। तो यहाँ से चार्जेस को लाने के लिए कुछ वर्क डन किया गया होगा। तो जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वहां पर नेगेटिव चार्जेस नहीं फ्लो करते सर, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक। तो उसी फ्लो के पर यूनिट चार्ज वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा? किसी चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले करके जाने में जो वर्क डन किया जाएगा, क्योंकि ये यूनिट चार्ज है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक, इन मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो मैं कहूंगा V क्या है? W वर्क डन बाई Q। V इज इक्वल टू W बाई Q। ये क्या है? हमारा वर्क डन है, ये चार्ज है। जब मान लीजिए मैं 100 कूलम चार्ज को लेकर के जा रहा हूँ, बहुत बड़ा चार्ज हो गया, ठीक, बहुत बड़ा चार्ज हो गया, तो मैं अगर टोटल वर्क डन को
टोटल चार्ज से डिवाइड कर दूं तो यूनिट चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क डन मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको मैं कह सकता हूं जूल और इसको क्या, कूलम। तो जूल पर कूलम हो गया। अगर मैं कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा निकल करके आ रहा है, ये एक जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है एक कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए, तो वही है हमारा 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। तो यहाँ पर अच्छा मैंने कहा था यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया गया है। ठीक, एक और बात बताते हैं सर, चार्जेस की अगर बात करें, करंट की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि 2 तरह का है, नहीं 2 तरह का, बट है क्या ना। हालांकि मैं पिछले क्लास में भी थोड़ा सा इससे बात की थी। क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की बातें हो रही थी स्टार्टिंग में, तो कई सौ साल पहले, उस टाइम तक अभी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जे थॉमसन सर ने अभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया नहीं था, और जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी बट इलेक्ट्रिसिटी की हम बातें करने लगे थे, फ्लो ऑफ चार्जेस की बातें करने लगे थे, तो वहां पर एक बात बताई गई थी कि चार्जेस का फ्लो, बैटरी होती है आपकी, ये फोन की बैटरी इस तरह से होती है, या फिर आपका वो सेल जो क्या कहते हैं ड्राई सेल होता है जो टॉर्चेस में लगता था, आप वही समझ लीजिए। तो ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव एंड। तो यहाँ पर क्या ये कन्वेंशनल चीज है, ऐसा माना गया था कि चार्जेस का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से होता है, यानी पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन को, कन्वेंशनल डायरेक्शन को कंसीडर किया है, तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कौन सा, कन्वेंशनल। क्यों, क्योंकि ये चला आ रहा है पहले से। ठीक, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव टू नेगेटिव कुछ भी फ्लो नहीं होता। चार्जेस तो छोड़ो, कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है करंट में। यानी कि जब करंट का फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है, प्रोटॉन फ्लो नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, हो रहा है कि नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। लेकिन ये बात बाद में पता चली, और जब बाद में बात पता चली तो देखा गया कि जो डेरिवेशंस हैं, जो इक्वेशंस हैं, जो बातें बताई गई, जो थ्योरीज दी गई हैं, क्या इस डायरेक्शन से उस पर कोई इफेक्ट आता है। देखा गया इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो कहा गया सर पहले के लोगों ने बड़ा काम किया है, तो उनके सम्मान में हम अभी भी वही चीजें बोलते रहते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है करंट का, क्या फर्क पड़ता है, क्यों ही उनकी बार बार हम उस बात को लेकर के पॉइंट आउट करें जिस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये करंट की डायरेक्शन की जब बात की जाए तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर बात करेंगे जो एक्चुअल में फ्लो होता है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होती है। यही कन्वेंशनल वाला आपको हर जगह यूज करना है, इसको कहीं यूज नहीं करना है, बट एक्चुअल में जो हो रहा है वो समझना है, वो जानना है, वो फ्लो हो रहा है उसको फॉलो करना है। इट्स क्लियर। ठीक है, तो ये था कि करंट का फ्लो। करंट को मेजर करते हैं हमने बताया था करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एमीटर बोलते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मशीन है, उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक, अब ऐसी कई सारी चीजें, जैसे यहाँ पर बल्ब हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ऐसी कई सारी चीजें सर हमारे पास हैं जिनके हम जब सर्किट को ड्रा करते हैं तो जाहिर सी बात है हम एमीटर जैसा होता है मशीनरी वैसे ड्रा नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो रेजिस्टेंस हमको ड्रा करना हो, क्या होता है अभी बात करने वाले हैं। इसके अलावा बल्ब ड्रा करना हो, इसके अलावा वोल्ट मीटर है, इसके अलावा रियोस्टेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, की है, प्लग है, तमाम चीज़ें हैं। कैसे इनको ड्रा किया जाएगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे सर्किट में यूज होती हैं तो उनके सिंबल्स हमको सीख लेने चाहिए पहले, फिर हमको
ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बट मैं रेजिस्टेंस के बारे में इतना बोल दूं ताकि सिंबल में आपको डिफरेंस कोई प्रॉब्लम ना आए कि जब पोटेंशियल का डिफरेंस आया, उसने पुल करना स्टार्ट किया, करंट को फ्लो करना स्टार्ट किया, तो जिस चीज के अंदर से, जिस कंडक्टर के अंदर से, जिस सेमीकंडक्टर के अंदर से करंट का फ्लो होने लगा, अब उसके अंदर अपोजिशन देखने के लिए मिला। उसके अंदर देखने के लिए मिला कि इस चीज का विरोध हो रहा है, करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चाह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मिला है तो करंट को लेकर फ्लो हो जाए, करंट को लेकर के फ्लो कर दें। बट उसी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो उसका अपोज कर रही हैं कि नहीं, फ्लो नहीं होना है। और जिसमें जितना ज्यादा अपोजिशन, जितना ज्यादा विरोध, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक, उतना ही वो बुरा, उतना ही वो बैड कंडक्टर, और जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही गुड कंडक्टर। इज इट क्लियर? तो कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है और नॉन कंडक्टर में भी बहुत माइन्यूट, स्मॉल अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट में ही सही, बट वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल है वो, बट होता है। जैसे बहुत गुड कंडक्टर हो उसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, ऐसे ही बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो भी नेग्लिजिबल होता है। कोई चीज़ 100% परफेक्ट हम देखने के लिए नहीं पाएंगे, ठीक, 100% परफेक्ट हम देखने के लिए नहीं पाएंगे कोई चीज़ उसके अंदर जिसको हम आइडियल कह सकें, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक। आइडियल का ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जैसे आइडियल ब्लैक की बात करूं तो ऐसा कोई ब्लैक सरफेस जो सारी की सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट करे ही ना, तो यहाँ पर हमें मान लीजिए आइडियल ब्लैक होता तो ये ऐसा ब्लैक होता ना सर कि दिखता नहीं, और अगर यहाँ पर लाइट ना तो बिल्कुल ही ना दिखे। बट आइडियल ब्लैक हमारे पास नहीं, आइडियल व्हाइट हमारे पास नहीं, आइडियल ट्रांसपेरेंट हमारे पास नहीं। क्लियर है ना? तो इस तरह की चीजें हम बात करते हैं। अब हम उन सिंबल्स को आइए देख लेते हैं। रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया, विरोध, अपोजिशन। तो यहीं से अब हम स्टार्ट करते हैं क्या कि हम उन सिंबल्स को समझ लेते हैं, जिससे कि हमें इसके बाद ओम्स लॉ और तमाम चीजें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई। चार्जेस का फ्लो कैसे होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, क्लियर? हाँ, तो नहीं आई ये तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो चीजें आपको क्लियर नहीं हुई हैं। बिल्कुल आपको सारी चीजों का जवाब दिया जाएगा। अगर कमेंट में ही जवाब देने की चीज होगी, कमेंट में ही जवाब दिया जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दी जाएंगी, जैसा कि मैं अब तक करता आया हूँ। तो अब हमारे पास कुछ चीजें हैं जैसे कि अभी सबसे पहले जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड कोई चीज़ हमारे पास होती है जिसे हम सेल कहते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, सेल कहते हैं, जो आपके टॉर्चेस में लगते हैं सेल, जो आपकी कलाई घड़ी में या दीवार घड़ी में, ठीक, और भी तमाम तरह के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं जिनमें सेल यूज होते हैं। तो उस पर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे मैंने अभी सेल ड्रॉ किया तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। बट हर बार हम ऐसा सेल ड्रॉ करेंगे क्या? हर बार हम इस तरह से सेल ड्रॉ करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं जब हमें इलेक्ट्रिक सेल दिखाना हो, ठीक, इलेक्ट्रिक सेल दिखाना हो, तो हम सिर्फ इतना करते हैं कि एक वायर है, इससे एक टर्मिनल कनेक्ट है, दूसरा इस तरह से गैप है बीच में, और यहाँ पर पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी कि जो लॉन्ग टर्मिनल है उसको पॉजिटिव और एक शॉर्ट टर्मिनल को नेगेटिव इस तरह से दिखाते हैं। और करंट का, कन्वेंशनल करंट का फ्लो, अगर ये सर्किट में क्लोज कर दूं, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट्स लगाऊं, जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाऊं इलेक्ट्रिकल, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर करंट का फ्लो होगा जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगी। पोटेंशियल डिफरेंस है सर हमने, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक सेल, ठीक। इसी तरह से
कई सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन, कई सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन अगर इस तरह से किया जाए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव बना, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बना, A1 2 एंड 3 तीन सेल्स का कॉम्बिनेशन है। ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हमें मिलता है तो इसे हम इलेक्ट्रिक सेल नहीं बल्कि बैटरी का नाम देते हैं। ठीक, ये हुई हमारी बैटरी। इसके बाद अब इस सर्किट में जो आपके बोर्ड में स्विच लगा होता है, इसको कहते हैं फिजिक्स के टर्म में की। क्या कहते हैं? की। तो जब सर्किट में आपको ड्रा करके दिखाया जाएगा कीज को, तो एक की इस तरह से होगी, ऐसा ब्रेकेट के जैसा होगा, और दोनों तरफ से कंडक्टर इससे ज्वाइन है। तो एक की ऐसी हुई और एक की ऐसा होती है कि इसके बीच में इस तरह से डॉट लगा होता है। ठीक, इसको कहते हैं ओपन की। कैसी? ओपन की। ये स्विच ऑफ है। ठीक, इसके बीच से करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, और जब इसके अंदर ये डॉट दिखाया गया मतलब ये क्लोज की, क्लोज्ड की मतलब ये स्विच ऑन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्लोज की में स्विच ऑन है, ओपन की में स्विच ऑफ है। क्लियर? तो ये आपके दो कीज हो गए, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, ओपन की एंड क्लोज की। इसके साथ अब जब करंट ये वायर है, मान लीजिए इस तरह से वायर जा रहा है, ठीक, इस तरह से क्रॉसिंग हुई, तो अगर यहाँ पर इस तरह से कर दिया जाए, मान लीजिए सिर्फ इतना ही करता हूँ, ठीक, इसको मानते हैं कि क्रॉसिंग के टाइम पर ज्वाइंट है। दो वायर्स जब ज्वाइंट होते हैं तो उनको इस तरह से दिखाया जाता है, क्योंकि 2D में चीजें दिखा रही है, क्या पता कि इसके ऊपर से क्रॉस हो जा रहा हो। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से डॉट दिखाया जाता है, इसको कहते हैं क्या? ज्वाइंट। तो मैं कहूंगा वायर, वायर ज्वाइंट। चीजें क्लियर है ना? विजिबिलिटी है ना? मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, ब्लू कलर उतना अच्छा विजिबल नहीं है। ठीक, ठीक है, चेंज करते हैं। क्या है? ये है आपका वायर ज्वाइंट। और वायर ज्वाइंट को कैसा दिखाएंगे? वायर ज्वाइंट को हम दिखाएंगे कि एक वायर इस तरह से जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तो इस तरह से इस पे डॉट से इस तरह से कनेक्ट किया गया है, तो ये क्या है? वायर ज्वाइंट है। अच्छा, वायर्स क्रॉस हो सकते हैं इस तरह से कि टच ना हो, ज्वाइंट ना हो। ठीक, तो मैं कहूंगा क्रॉसिंग ऑफ वायर, क्रॉसिंग ऑफ वायर विदाउट ज्वाइनिंग। ऐसा अगर है तो यहां पर क्या होगा? ये एक वायर है, एक वायर आ रहा है, तो इसको इस तरह से जंप करवा के ले जाएंगे। वायर है, इस तरह से जंप करवा के लिए जाया जा रहा है, मतलब यहां पर ये दोनों वायर्स टच नहीं है, करंट का फ्लो आपस में नहीं होगा। इसको एक नाम और देते हैं, जंपर। जंपर मतलब जंप करके जा रहा है। आपके जहां पर इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, तो ये सपोज कीजिए ये पोल है, डायरेक्टली पोल से तो करंट नहीं होता है वायर। ठीक, तो कोई पत्थर जैसा सामान होता है, क्यों होता है, क्या होता है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम उस पर बात करेंगे। एक आपके पतंग मांझे वाले चरखे जैसा, चरखे जैसा कोई पत्थर जैसा दिखने वाला सामान होता है, ठीक, स्टोन जैसा, उसके ऊपर वायर को बांधा जाता है ताकि पोल में करंट ना आने पाए। और इधर से कोई वायर आ रहा है, इसको भी वैसे ही बांधा जाएगा। फिर आप देखेंगे कि ये वायर और इस वायर को इस तरह से जंप करके ले जाते हैं, एक और वायर से कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल पे ये मान लीजिए वो आपका चरखे जैसा जो मैंने बताया, आगे सब बात करने वाले हैं इस पे। इसको कैसा बांधा गया है? इसके अंदर से, इसके अंदर से, ठीक, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं होता है, इसके अंदर से बांध दिया। अब एक वायर आया जिसको इससे बांध दिया गया। सेम चीज इधर भी है, सेम चीज इधर भी है, और इस चीज को इसके वायर को ऐसा बांध दिया गया ताकि पोल में करंट का फ्लो नहीं होने पाए। बहुत बार आयरन का होता है इलेक्ट्रिक पोल। अब इसको, इसके वायर को यहां से बांध करके, यहां से बांध करके जंप करके, टच नहीं है पोल में, जंप करके इस तरह से एक वायर जाता है
जो यहाँ से करंट आता है तो यहाँ पर इसका फ्लो इस तरह से करवाता है, इसको कहते हैं जंपर। ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्रॉसिंग ऑफ वायर विदाउट टचिंग, विदाउट कॉन्टैक्ट, इसको हम जंपर भी बोल सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था बल्ब। ठीक, क्या बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को सिर्फ कैसे, उसके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं, इस फिलामेंट्स को इस तरह से दिखा दिया जाता है। बस ये बल्ब है। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसके ऊपर इस तरह से दिखा देंगे, और नहीं बल्ब ग्लो कर रहा है तो सिर्फ यही काफी है। ठीक, ये हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब कोई भी चीज है, कोई भी वायर है, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। तो उस रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए हम, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, अपोज, विरोध, तो उस रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए इसके रास्ते में इस तरह के डिस्टरबेंस दिखाते हैं। किसके, इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में इस तरह के डिस्टरबेंस दिखाए गए। इसको क्या कहा गया, रेजिस्टर। इस चीज को कहा गया रेजिस्टर। यह है तो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। लेकिन अगर हम अलग से कुछ ऐसी चीज को क्रिएट करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए, ठीक, कोई मशीन बनाए जो हमारे चीज को इजी करे। सर मशीन क्या, इतना बड़ा रेजिस्टेंस मशीन? सर जो भी चीजें, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी ऑब्जेक्ट हमारी चीजों को, हमारे काम को इजी कर रहे हैं, वो मशीन है। ठीक है, ये डेफिनेशन, हाँ ठीक है। तो अब इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर, और ये जो है रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर बना दिया। अब हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ों को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए। आप लोग अगर कोई छोटे से इलेक्ट्रॉनिक्स के या इलेक्ट्रिक सामान निकाल करके देखेंगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, कैपेसिटर लगा हुआ होता है, फिक्स रेजिस्टेंस का। ठीक, अब अगर हमें चाहिए कि कभी मैं इसको चेंज कर दूं, रेजिस्टेंस को ज़्यादा करना पड़ रहा है, कभी रेजिस्टेंस को कम करना पड़ रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है हमारा, क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, यही वाला। ठीक, पूरा नहीं लिख रहा हूं इसलिए। तो यहाँ पर दो तरह है, एक तो इस तरह का रेजिस्टेंस बनाया गया, ठीक, और इसको इस तरह से एरो से कट कर दिया गया। इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसके अलावा इसी चीज को हम एक तरह से और दिखा सकते हैं कि ये हमारा क्या था, ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर एक स्लाइडर जैसा ऐसा एरो लगा देते हैं, इसी को स्लाइड करेंगे। ठीक, इसका ये एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है स्लाइडर वाला, इसका जो डायग्राम है यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक, एक्चुअल फोटो आपको दिखा रहा हूं मैं। और इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं रियोस्टेट। इस वेरिएबल रेजिस्टर को, वेरिएबल रेजिस्टेंस को जो चेंज हो रहा है, इसको एक नाम और क्या देते हैं, रियोस्टेट। ठीक, ये रियोस्टेट तक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारे पास करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास था एमीटर। क्या था, इसे हटा दें, इसे हटा दें। और ये हमारा क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है, एमीटर। एमीटर क्या है, करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास मशीन है, और इसको हम लिखते हैं इस तरह से। एक कंडक्टर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ए लिखा हुआ है। ठीक, इस पे डायल बोल्ट होता है, इस पे नीडल लगा होता है, फ्लक्चुएट करता है, क्या है, सारी चीजें 12th में आप पढ़ेंगे। बट ये क्या एमीटर है, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इससे हम करंट की अमाउंट मेजर करते हैं। इस तरह से एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सेम इसी तरह होता है, सब कुछ यही है। ठीक, यहाँ पर इसके अंदर G लिखा हुआ होता है, और ये भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके साथ ही एक और है वोल्ट मीटर, जो इस तरह से V लिखा हुआ होता है, लेकिन इसको पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के इस दोनों पॉइंट पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो मैं इस तरह से वोल्ट मीटर ऐड करूंगा। ठीक,
और अगर देखना है कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से ए मीटर ऐड किया जाएगा। तो इसको कहा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और इसको कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका सीरीज एम मीटर का, गैल्वेनोमीटर का, और पैरेलल किसका, वोल्ट मीटर का कॉम्बिनेशन है। ये सारे वो सिंबल्स थे जिन्हें हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज करना है। ठीक, तो क्लास थोड़ा सा बड़ी हो रही है, तो यहाँ पर इसको खत्म करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ, ठीक, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, जिससे कि कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जितनी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको बता दी, और यहाँ पर इन सिंबल्स को, इन्हें आप रिवाइज करते रहिए। और अब बारी आती है कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में, और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें जानेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।